भारत की कई सुंदर झीलें, नदियां और दलदल सिर्फ एक पर्यटन स्थल भर नहीं हैं, बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र, जिन्हें हम आमतौर पर आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स कहते हैं, केवल जल का भंडारण स्थल ही नहीं बल्कि हजारों प्रजातियों का घर भी हैं। इनकी संरक्षण की आवश्यकता को समझते हुए ही विश्व भर के देशों ने एक खास समझौता किया, जिसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। रामसर स्थल केवल एक जल क्षेत्र नहीं है, ये जीव जंतुओं, पक्षियों और वनस्पतियों के संरक्षण का महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें से कई स्थल तो ऐसे हैं जहां दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में भी कई रामसर स्थल हैं जो विभिन्न जीव जंतुओं और पक्षी प्रजातियों के संरक्षण का प्रमुख स्थान है। भारत में उचित नीतियों के द्वारा रामसर स्थलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2024 में भारत में 3 और वेटलैंड्स को रामसर साइट नामित किया गया है। इससे भारत में ऐसे स्थलों की कुल संख्या 85 हो गई है। ये 3 नए रामसर स्थल हैं: नंजरायण पक्षी अभयारण्य, काजूवेली पक्षी अभयारण्य और तवा जलाशय। इनमें से नंजरायण पक्षी अभयारण्य और काजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित हैं, जबकि तवा जलाशय मध्य प्रदेश में स्थित है। इस ऑडियो आर्टिकल में रामसर सम्मेलन की पृष्ठभूमि, रामसर स्थलों का महत्व, भारत में रामसर स्थलों की स्थिति, प्रमुख चुनौतियों और भविष्य की दृष्टि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं रामसर सम्मेलन की पृष्ठभूमि और इतिहास क्या है। रामसर सम्मेलन, जिसे आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता के रूप में भी जाना जाता है, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमि के संरक्षण और उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना था। यह सम्मेलन आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के महत्व को पहचानते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए किया गया है। ध्यातव्य है कि हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में इस समझौते में 170 से अधिक देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में कोबर्ग प्रायद्वीप वर्ष 1974 में नामित दुनिया का पहला रामसर स्थल था। वर्तमान में विश्व भर में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं, जो लगभग 250 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। लेकिन सवाल है कि रामसर स्थलों का इतना अधिक पर्यावरणीय महत्व क्यों है। आर्द्रभूमि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जल, पर्यावरण और संबंधित पौधे व पशु जीवन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कारक है। स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि, जहां जल आमतौर पर सतह पर होता है या भूमि उथले पानी से ढकी होती है, ऐसे क्षेत्र को आर्द्रभूमि कहते हैं। आर्द्रभूमियां प्राकृतिक जल संसाधनों, जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय समुदायों के जीवन यापन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये स्थल पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और जीवों की प्रजातियों को सुरक्षित आवास प्रदान करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा आर्द्रभूमियां जल स्रोतों का पुनर्भरण और भंडारण करती हैं, जिससे जल संकट की समस्या को कम किया जा सकता है। साथ ही ये स्थल अद्वितीय जैव विविधता को संरक्षित करने में सहायक होते हैं। आर्द्रभूमियों में कई जंतुओं और पक्षियों की दुर्लभ व संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। इन सब के अतिरिक्त ये आर्द्रभूमियां स्थानीय समुदायों को रोजगार भी प्रदान करती हैं। गौरतलब है कि आर्द्रभूमि मछली पकड़ने, कृषि और पर्यटन जैसी गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आय के साधन प्रदान करती हैं। तो आइए अब जानते हैं कि रामसर स्थलों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। रामसर स्थलों को उनके अनूठे पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के आधार पर चुना जाता है। इन स्थलों का चयन कई विशेषताओं और मानकों के आधार पर किया जाता है, मसलन पारिस्थितिक महत्व, जल संसाधन प्रबंधन, जैव विविधता और जीवों के प्रजनन स्थल के आधार पर किसी आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित किया जाता है। हर आर्द्रभूमि को रामसर स्थल का दर्जा नहीं दिया जाता। आइए जानते हैं किन मानकों के आधार पर किसी आर्द्रभूमि को रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है। जो आर्द्रभूमियां विशेष जैव विविधता का संरक्षण करती हैं और अद्वितीय प्रजातियों, उप प्रजातियों या पारिस्थितिकीय समुदायों का समर्थन करती हैं, उन्हें रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो आर्द्रभूमि दुर्लभ या संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान है, उन्हें भी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया जाता है। साथ ही जिन आर्द्रभूमियों में किसी प्रवासी प्रजाति को संरक्षण मिलता है या किसी विशेष प्रजाति के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, ऐसी आर्द्रभूमियों को भी रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया जाता है। साथ ही जो आर्द्रभूमियां जलीय पक्षियों, संकटग्रस्त जीव प्रजातियों या दुर्लभ वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान करती हैं, उन्हें भी रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया जाता है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन क्षेत्र ऐसी ही एक रामसर साइट है। यह क्षेत्र मैंग्रोव वनस्पतियों का प्रमुख क्षेत्र है। आइए जानते हैं भारत में रामसर स्थलों की स्थिति क्या है। भारत में 1 फरवरी 1982 से रामसर कन्वेंशन लागू हुआ। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील और राजस्थान स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भारत में प्रथम रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। वर्तमान में भारत में कुल 85 रामसर स्थल हैं, जो लगभग 13.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है, जो जैव विविधता संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में हैं। वहीं अगर सबसे बड़े रामसर स्थल की बात करें तो यह सुंदरबन डेल्टा है। भारत के रामसर स्थल जैव विविधता के बड़े हिस्से को कवर करते हैं और अनेक दुर्लभ वनस्पतियों और जीव जंतुओं का घर हैं। आइए जानते हैं कि रामसर स्थल के संरक्षण से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां और खतरे कौन कौन से हैं। रामसर स्थलों के संरक्षण में कई प्रकार की चुनौतियां सामने आती हैं, जो इनकी पारिस्थितिकीय संतुलन और जैव विविधता के लिए हानिकारक साबित हो रही हैं। मसलन शहरों का विस्तार और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना रामसर स्थलों को प्रभावित कर रही है। इससे जल प्रदूषण, भूजल स्तर में कमी और जैव विविधता की हानि होती है। इसके अलावा बदलती जलवायुवीय स्थितियां जैसे सूखा, बाढ़ और तापमान में वृद्धि
आर्द्र भूमियों के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रही हैं। इन सब के अलावा रामसर स्थलों में पशुओं के अवैध शिकार और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों से इन क्षेत्रों की जैव विविधता पर नकारात्मक असर पड़ता है। कई रामसर स्थल अवैध शिकार और अनियंत्रित मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों का सामना कर रहे हैं, जिससे जीवों की प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक उर्वरकों और प्लास्टिक कचरे का अंधाधुंध उपयोग रामसर स्थलों के लिए हानिकारक होता है। इन क्षेत्रों में प्रदूषण और कचरा प्रबंधन की कमी वर्तमान में एक बड़ी समस्या बन चुकी है। हालांकि इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। भारत में रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम यानी NWCP। यह योजना आर्द्र भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए तैयार की गई है। इस तरह एक कार्यक्रम राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी NBA भी चलाया जा रहा है, जो कि आर्द्र भूमियों की जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्यरत है। इसके अलावा स्थानीय समुदायों को भी इन स्थलों के प्रबंधन और संरक्षण में शामिल करने की पहल की जा रही है। उल्लेखनीय है कि रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए सतत विकास की अवधारणा को अपनाना आवश्यक है, ताकि ये स्थल भविष्य में भी अपने पारिस्थितिक और सामाजिक महत्व को बनाए रख सकें। रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए कठोर कानून और नीतियों का निर्माण आवश्यक है, ताकि अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। साथ ही स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि लोग आर्द्र भूमियों के महत्व को समझ सकें। इसके अतिरिक्त इन स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए स्मार्ट तकनीकी समाधान का उपयोग करना चाहिए। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और अन्य तकनीकी साधनों का उपयोग रामसर स्थलों की निगरानी और संरक्षण के लिए किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं आगे की राह क्या हो सकती है। रामसर स्थल पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनिवार्य है। इनका संरक्षण न केवल पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता की सतत प्रगति और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़ना एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन इनके संरक्षण और प्रबंधन में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। स्थायी विकास, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और सुदृढ़ नीतियों के माध्यम से हम इन स्थलों की रक्षा कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार रामसर स्थलों के संरक्षण की दिशा में सभी हितधारकों यानी सरकार, स्थानीय समुदाय